राजा प्रदेशी का कथानक, कुमार श्रवण केशी और राजा प्रदेशी की चर्चा का क्रम चालू है। जब प्रदेशी ने प्रश्न किया कि हाथी और कुंथु का जीव एक समान होता है क्या, कुमार श्रवण केशी ने बड़े सुंदर उदाहरण से बता दिया कि दोनों का जीव समान है। यानी हाथी की आत्मा में भी असंख्य प्रदेश हैं और उतने के उतने प्रदेश एक कुंथु की आत्मा में भी होते हैं। एक कुंथु की आत्मा भी इस लोकाकाश जितने प्रदेशों वाली है और हाथी की आत्मा भी लोकाकाश के प्रदेशों जितनी परिमाण वाली है। और कूटागार शाला के दीपक ढक्कन ऊपर रखने के उदाहरण से समझा दिया कि प्रकाश उस कूटागार शाला में भी फैल सकता है, ऊपर ढक्कन लगा दो तो थोड़े से स्थान में भी वो प्रकाश रह सकता है। इसी प्रकार कर्मों के योग से जिस जीव को जैसा शरीर मिलता है वह उतने में अपने आप को समाविष्ट कर लेता है। सुंदर उदाहरण से समझाया। पीछे भी राजा प्रदेशी ने जो जो अपने मंतव्य प्रस्तुत किए, कुमार श्रवण केशी ने उनको काट दिया, उनके तर्कों को या मंतव्यों को भी काट दिया, ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त हो गया, कर दिया, यानी ज्ञान देने के लिए मानो। एक भी तर्क, मंतव्य, बात जो राजा प्रदेशी की इस चर्चा में नास्तिकवाद के संदर्भ में उठाई गई थी, लगता है एक भी बात उसकी ठहर नहीं सकी। कुमार श्रवण केशी ने जो प्रति तर्क या वापिस जो जवाब दिए, उनसे प्रदेशी की बातें खंड खंड हो गई। अगर कोई शास्त्रार्थ में कोई निर्णायक होता तो संभावना आशा की जा सकती है वो शायद नीतिमान होता तो घोषणा कर देता कि केशी जीत गए हैं और प्रदेशी हार गए हैं, संभावना। परंतु लगता है वो कोई हार जीत वाला शास्त्रार्थ नहीं था, हार जीत का नहीं था क्रम, एक ज्ञान का क्रम था, समझाने का क्रम था। तो इतनी लंबी चर्चा हुई। इतनी लंबा चर्चा के बाद मानो कि अब प्रदेशी का वो तर्कों का पिटारा खाली हो गया। अब और कोई तर्क, बात जो आस्तिकवाद के विरोध में हो, आत्मा शरीर एक है यह बताने वाली हो, ऐसी कोई बात शायद हो सकता है अब प्रदेशी के पास रही नहीं होगी। तब प्रदेशी अब अपनी एक बात कहता है। तयेनं पयेशी राया केशिम कुमार समणम एवं वयासी एवं खलु भन्ते मम अज्जगस्य एस सन्ना एस पैन्ना एस दिट्ठी एस रुई एस हेऊ एस उव एसे एस संकप्पे एस तुला एस माणे एस पमाणे एस समोसरणे जहाँ तज्जीवो तम शरीरम नो अन्नो जीवो अन्नम शरीरम। प्रदेशी बोला कि कुमार श्रवण केशी जी, मेरे जो दादाजी थे, जिनके बारे में कहा था ना अधार्मिक थे, वो थे, मेरे दादाजी थे, उनकी यह संज्ञा, यह प्रतिज्ञा, यह दृष्टि, यह रुचि, यह हेतु, यह उपदेश, यह संकल्प, यह तुला, यह मान, यह प्रमाण एवं यह समवसरण था, जैसे
जो जीव है वह शरीर है, जीव शरीर अन्य नहीं है। कि महाराज जी मेरे दादाजी का सिद्धांत यही था कि आत्मा अलग शरीर अलग ऐसी कोई बात नहीं है। जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, यानी आत्मा जैसी कोई अलग चीज नहीं होती है। यह सिद्धांत, यह विचार, यह धारणा मेरे दादाजी की थी। मैं आपको हमारी कुल परंपरा की बात गुरुदेव बता रहा हूं। मेरे दादाजी की यह धारणा थी कि आत्मा और शरीर दो नहीं है, अलग अलग नहीं है। तयानंतरम चरणम ममम प्यूणोवि एस सन्ना एस पयिन्ना एस दिट्ठी एस रुई एस हेऊ एस उव एसे एस संकप्पे एस तुला एस माणे एस पमाणे एस समोसरणे जहाँ तज्जीवो तम शरीरम नो अन्नो जीवो अन्नम शरीरम। महाराज जी मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी थे, उनका भी यही सिद्धांत था, यही धारणा थी कि आत्मा और शरीर दो नहीं है। जो आत्मा है वह शरीर है, जो शरीर है वह आत्मा। कोई अलग अलग चीज नहीं होती आत्मा शरीर। सारांश की आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, शरीर है बस। यह मेरे पिताजी का भी सिद्धांत था। तयानंतरम ममवि एस सन्ना एस पयिन्ना एस दिट्ठी एस रुई एस हेऊ एस उव एसे एस संकप्पे एस तुला एस माणे एस पमाणे एस समोसरणे जहाँ तज्जीवो तम शरीरम नो अन्नो जीवो अन्नम शरीरम। गुरु जी पिताजी के बाद मेरी भी यही धारणा बनी रही है। धारणा, रुचि, दृष्टि, सब प्रतिज्ञा कि आत्मा जो जीव है वह शरीर है, जीव और शरीर अन्य नहीं है। दादाजी की जो मान्यता थी वही मेरे पिताजी की थी, और उन दोनों की जो मान्यता थी वो ही मेरी मान्यता रही है। तो तम नो खलु अहम बहुपुरुष परंपरा गयम कुल निश्चयम दिठ्ठिम छद्दस्सामि। तो महाराज जी इसलिए मैं बहुत पुरुषों के द्वारा परंपरागत कुल निश्रित दृष्टि, जो मेरे कुल की मान्यता रही है, दृष्टि रही है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी यूं लगता है कि प्रदेशी के दिमाग में बात आ तो गई कि बात तो इनकी ठीक है, बात इनकी ठीक है गुरुजी की, कि आत्मा अलग है शरीर अलग है। तो लगता है मुंह से ये तो नहीं बोला कि बात आपकी ठीक है, उन्होंने एक मोगम में बात कह दी कि गुरुजी मैं अपनी कुल परंपरा को नहीं छोड़ सकता। यानी इसका तात्पर्य की बात आपकी ठीक लगती है, पर मेरी जो कुल परंपरा की मान्यता चली आ रही है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बनाए रखूंगा। अपने पुरखों की जो, हमारे पुरखों की जो मान्यता रही है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब आग्रह हो जाए कि मैं नहीं छोड़ूंगा तो वो तो उसको क्या किया जाए। अब यह अनुमानित हो रहा है बस कि प्रदेशी का दिमाग तो बदल गया है, तो जबान नहीं बदली है। जबान यानी कि मैं कुल की बात को नहीं छोड़ूंगा, अलग दिमाग मानो बदल गया है, चिंतन बदल गया है। अब तो यह स्थिति आ गई है कि दीवार है एकदम कमजोर, थोड़ा सा धक्का दो कि दीवार ढहने वाली है। अब धारणा ऐसे लगता है बदली गई, अब थोड़ा सा धक्का दो तो यह हमारी मान्यता को स्वीकार भी कर सकता है। अब कुमार श्रवण केसी ने मानो सोचा होगा कि अब तो इसको इतनी सी बात समझानी है, अगर तुम्हारे दिमाग में हमारी बात बैठ गई है तो क्यों नहीं स्वीकार करते हो, इतनी सी बात इसको इसके दिमाग में बिठानी है। तो कुमार श्रवण केसी फरमाते हैं, तएणम केसी कुमार समणे पएसी रायम एवं बयासी
माणम तुमम पयसी पच्छाणुताविए भविज्जासी जहावशे पुरुषे अयहारे। प्रदेशी, तुम पश्चाताप करने वाला मत बन जाना, पश्चाताप करने वाला मत बन जाना। जैसे वह अयोहारक लोह का भार ढोने वाला पुरुष पश्चाताप करने वाला बन गया था, तुम वैसा पश्चातापकारी मत बन जाना। क्योंकि जब धारणा हमारी सही लग रही हो तो फिर अपनी धारणा जो विरुद्ध है क्यों नहीं छोड़ते हो? अगर नहीं छोड़ते हो तो लोह भार, वो लोह वणिक लोह भार ढोने वाले की तरह कहीं बाद में तुम्हें पश्चाताप न करना पड़ जाए। तो प्रदेशी बोला, केणम भंते से अयहारे। बनते वह अयोहारक लोह भाव ढोने वाला आदमी कौन था? क्या बात है उसकी, कौन था वह? पयसी से जहा नाम केई पुरुषा अत्थि अत्थ गवेशी अत्थ लुद्धगा अत्थ कंखिया अत्थ पिवासिया अत्थ गवेशणयाये विवलम पर्णीय भंड मायाये सुबहम भत्तपान पत्थयनम कहाय एगम महम अगामियम छिन्नावायम दीह मध्यम अड़विम अनुपविठा। देखो एक बात बताता हूं प्रदेशी। हाँ गुरुजी फरमाओ। एक बार की बात है, कुछ पुरुष आदमी जो धन के अर्थी थे, धन प्राप्त करने के इच्छुक थे, अर्थ में धन में लुब्ध भी थे, लुब्धक अर्थ के आकांक्षी थे, वे आदमी मिलकर के सोचा कहीं चलें, कहीं कमाई कहीं पैसा मिल जाए, चलें कुछ मिल जाए, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा तो चलें। तो कई लोग एक मित्र मंडली से मिलकर के चली। अब उन्होंने जो रास्ता लिया वो एक अटवी थी, जंगल का रास्ता लिया। वो अटवी में गांव नहीं था, बीच में कोई बस्ती गांव नहीं था, ग्राम रहित, कोई लोगों का आवागमन भी कोई वहां नहीं होता था, और दीर्घ मार्ग वाली लंबा रास्ता था। तो उन्होंने क्या किया, भी के अपनी सामग्री भोजन पानी की साथ में ले लो ताकि रास्ते में काम आ जाएगी, लंबा रास्ता हो सकता है। तो वो एक भोजन पानी की व्यवस्था उन पुरुषों ने अपने साथ में ले ली और उस अटवी के मार्ग से वे आगे बढ़े। अब वे उस रास्ते से जा रहे थे, कुछ आगे बढ़े तो उन्हें एक लोहे की खान दिखाई दी। तो देखा भी ये लोह से चारों ओर संपूर्णतया भरी हुई है, उसमें लोहा फैला हुआ है, बिछा हुआ है, ऊपर ऊपर रखा हुआ सा है, सामने दिखाई दे रहा है। तो इतना लोहा है, सोचा रे लोहा ले लो, यहां से लोहे की पोटली बांध लो, इसको बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा ना। उन पुरुषों में से सबने वो लोहा इकट्ठा किया, अपने कमर के कहीं वो लोहे को इकट्ठा करके पोटली से बांध लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब वे उस लोहे के भार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगे थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्होंने रांगे की खान देखी, रांगा। तो आपस में बात की भी, रांगा इतना यहाँ बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, तो लोहे की तुलना में रांगा ज्यादा कीमती है। थोड़े से रांगे से कितना लोहा आ सकता है, तो हम क्या करें, लोहे की पोटली को खाली करें, लोहे को छोड़ दें, ये रांगा ले लें, ये ज्यादा कीमती चीज है। तो बात की तो एक पुरुष बोला, जी मैं तो अब लोहा नहीं खोलूंगा, अभी कौन खोले, अच्छी तरह बांधा हुआ है, एक चीज ले लिया वापिस अब खोलो, फिर नया वो भरो, ये सा। तो मैंने ले लिया सो ले लिया, लोहे का बांध लिया, अब ये खोलना करना मेरे ताबे नहीं आता, मैं तो अपना है वैसा ही पड़ा हुआ। देखो समझदारी से काम करो, कहाँ रांगार कहाँ लोहा।
थोड़े से रांगे से कितना लोहा आ सकता है? तो दादा रांगा लो, कितना पैसा आ जाएगा? लोहे का इतना भाव फालतू क्यों देते हो? कहाँ लोहा और कहाँ रांगा? रांगा ले लो। उसको दृष्टांत से जो भी तरीके से समझाने की चेष्टा की, पर वो पक्का आदमी था कि मैं लोहा नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करें, मानता नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा। तो उस एक ने तो लोहा रखा और वे बाकी सब ने लोहे को छोड़ा, रांगा बांध लिया। वो बोला जी मैं लोहा छोड़ूं कैसे, इतनी दूर से लेके आया हूं लोहा, मैं छोड़ूं कैसे? यही पड़ा है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। अब बाद में आगे चले तो उन्होंने तांबे की खान देखी। तो वे लोग बोले जी रांगा की अपेक्षा तांबा ज्यादा कीमती है, तो रांगा छोड़ो, तांबा ले लो। तो बाकी सब ने वो तांबा ले लिया और वो बोला लोहा वाला कि मेरे तो मजबूती से बंधा हुआ है, कसकर बांधा हुआ है, कौन इसको खोले करे, लोहा ही पड़ा है, मैं तो तांबा नहीं लूंगा। समझाने की चेष्टा की उसको, पर वो तो समझ मानता है, मैं तो नहीं लूंगा। ठीक है, मतलब तुम्हारी इच्छा। फिर आगे बढ़े, एक चांदी की खान आ गई। तो ये लोग बोले तांबा छोड़ो, चांदी ले लो। तो चांदी बांध ली, तांबा छोड़ दिया। कहा तुम भी ले लो। नहीं सा, नहीं सा, अब कौन खोले, बंधा हुआ पड़ा है लोहा, मैं नहीं लूंगा। अरे बोला ले ले, काम आएगा। नहीं नहीं जी, लोहा कौन खोले? नहीं माना, लोहा ही रखा। अब फिर वो आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते बढ़ते सोने की खान आ गई। तो बाकी सब ने सोना लिया, उसने लोहा छोड़ा नहीं। बात वो की वो नहीं, समझाने पर भी नहीं मानता है। फिर आगे बढ़े तो रत्नों की खान आ गई। उन लोगों ने सोने को भी छोड़ दिया, रत्नों की पोटली बांध ली। उसने कहा मैं तो लोहा नहीं छोड़ूंगा। अब फिर आगे बढ़े तो वज्र की खान आ गई, वज्र की खान। इन्होंने रत्नों को छोड़ा और वज्र को ले लिया, उसने लोहा नहीं छोड़ा। अब वो मानता ही नहीं है बात। काफी कहा भी अब वज्र जैसी चीज है, कहाँ लोहा और कहाँ वज्र? का नहीं सा, कसकर बांधा हुआ कौन खोले, मैं तो नहीं खोलता, है वो ही पड़ा है। अब आखिर उसके पास तो लोहा रहा, उनके पास वज्र आ गया बाकी पुरुषों के पास। अब वे फिर सोचा वज्र जैसी चीज और क्या कमाना, बहुत कुछ मिल गया। अब तो अपने अपने घरों की गांवों की ओर लौटते हैं। लौटने के बाद अपने अपने जो स्थानों में आ गए, तो बाकी सब ने तो वज्र को बेचने का वो व्यापार शुरू किया। तो खूब खूब पैसा हो गया। इतना पैसा हो गया कि अत्यधिक दासी दास गो भैंस भेड़ें उनके घरों में हो गई, ग्रहण कर ली, खरीद ली, ले ली जो भी। और अपने अपने मकान प्रासाद 8-8 मंजिले मकान बनवा लिए जिन्होंने वो वज्र लिया था। अष्ट मंजिल के उनके मकान प्रासाद बन गए। अब वे लोग तो अपने रोज मानो मस्ती करते, स्नान करते, स्नान वगैरह करके अपने प्रासाद के ऊपरी भाग में चले जाते। वहाँ मृदंग मस्तकों की प्रबल ध्वनि, सब नाटक खूब भौतिकता में रहते, ऊपर जाके खूब मौज मस्ती करते। अब यह लोहे वाला था तो लोहे को बेचा, थोड़ा सा पैसा, ज़्यादा पैसा आया नहीं, थोड़े से पैसे से अपने परिवार का गुजारा करना शुरू किया। अब वो देखता रे, अब लोहा तो थोड़ा बचा, वो भी बेच दिया, थोड़ा सा पैसा था वो भी आखिर निवड़ गया, समाप्त हो गया, निर्धन हो गया। अब उसके साथ ही तो प्रासादों के ऊपर जाते हैं, नाटक आदि आदि वो चीजें होती है, यह तो एकदम निर्धन हो गया। अब इसने सोचा रे काश मैं मेरे साथियों की बात मान लेता, वज्र को भी बीच में नहीं भी लिया, वज्र को अगर ले लेता, आज मैं भी इसी तरह प्रासाद के ऊपर जाता और सुख भोगता। पर मैं तो बहुत मैंने गलती की कि वो
साथियों ने कितना समझाया, मैं महामूर्ख आदमी निकला। उनकी बात, मेरे अच्छे हितैषी लोग थे, मेरे साथी मेरे हितैषी थे, शुभाकांक्षी थे, मैंने उनकी बात नहीं मानी, तब आज मेरा यह हाल है, मैं इतना गरीब रह गया हूं। ये आग्रह सा हो गया। केवल रूढ़ी में पढ़कर, केवल रूढ़ी में पढ़कर, मिथ्या आग्रह में अड़कर, मिथ्या आग्रह में सिर पर लोहे का भारन ढोना चाहिए, सिर पर लोहे का भारन ढोना चाहिए, हृदय को पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के गीत में भी मानो इसी दृष्टांत का एक सार दिया गया है कि लोहे का भार नहीं ढोना चाहिए। बढ़िया चीज मिल गई, फिर लोहे से बढ़िया मिल गई, फिर लोहे का भार क्यों ढोएं, क्यों नहीं बढ़िया चीज ले लें। अब वह अयोहारक जो आदमी था, अब वो पश्चाताप करता है कि मैं उनकी बात सुन लेता, मान लेता, मित्रों की बात मान लेता, आज मेरी भी स्थिति इनकी जैसी होती, मैं भी कैसे सुख भोगता, पर मैंने इनकी बात नहीं मानी, आज मुझे पश्चाताप प्राप्त हो गया है। कुमार श्रमण केशी ने कहा, प्रदेशी देखो उसका क्या हाल हुआ, अयोहारक लोह का भार ढोने वाले का। मैं चाहता हूं, मैं अपनी भाषा में कहूं, वे उसके साथी हितैषी थे, मैं अपनी भाषा में बोलूं तो केशी भी प्रदेशी का हितैषी है। तुम वो लोहे का भार, पूर्व धारणा जो तुम्हें गलत लग रही हो, उसका भार नहीं ढोना चाहिए, कहीं तुम्हें भी उस अयोहारक की तरह पश्चाताप करना न पड़ जाए, हमारी बात पर ध्यान दो। अब यह केसी की प्रतिबोधमयी वाणी सुनी, अब प्रदेशी का दिमाग संभवतः पहले ही बदल गया था, सिद्धांततः तो अब प्रैक्टिकल रूप में भी अब प्रदेशी झुकता है। अब झुक करके क्या कदम उठाता है प्रदेशी, क्या नया स्टेप कदम अपने जीवन में उठाता है, उसकी बात यथासंभव आगे आ सकेगी। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।